मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जो इंतहाई शर्मसार करने वाला है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और तस्वीर में स्वामी चिन्मयानंद मुकम्मल ओरिया हालत में एक तालिबा से तेल मालिश करवाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इस मामले में जांच कर रही एसआईटी ने आज मुतासरा तालिबा की मेडिकल जांच कराई है। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी लीडर और साबिक मरकजी वजीर स्वामी चिन्मयानंद की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। हालांकि यूपी पुलिस ने इस मामले में मुबैना लापरवाही से काम लेते हुए एफआईआर दर्ज नहीं किया है। ताहम जब से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का अज खुद नोटिस लिया है, स्वामी चिन्मयानंद की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के एक लॉ कॉलेज के तालिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि स्वामी चिन्मयानंद ने 1 साल तक इसकी इस्मतदरी की और अब एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जो इंतहाई शर्मसार करने वाला है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और तस्वीर में स्वामी चिन्मयानंद मुकम्मल ओरिया हालत में एक तालिबा से तेल मालिश करवाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि स्वामी चिन्मयानंद के कुछ करीबियों ने इस वीडियो को गलत ठहराया है और न्यूज़ 18 भी इसकी तस्दीक नहीं करता। शाहजहांपुर इस्मतदरी केस के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद एसआईटी जांच कर रही है। गुज़िश्ता दिनों स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ सबूतों की बात करते हुए मुतासरा ने कहा था कि उसके पास ऐसे वीडियोज हैं जो चिन्मयानंद को कसूरवार साबित कर सकते हैं। मुतासरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये भी कहा था कि जरूरत पड़ने पर ये सबूत पेश किए जाएंगे। लॉ की पढ़ाई कर रही मुतासरा तालिबा ने साथ ही बताया कि इसने अपनी और अपनी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए अपना वो वीडियो वायरल किया था जिसमें उसने चिन्मयानंद से जान का खतरा बताया था। वहीं शाहजहांपुर इस्मतदरी केस की मुतासरा की आज मेडिकल जांच कराई गई। इसे एसआईटी की खातून टीम के साथ शाहजहांपुर की खातून पुलिस ने सख्त सिक्योरिटी के बीच आज जिला अस्पताल लाया, जहां खातून डॉक्टरों ने इसकी जाँच की। मेडिकल जांच की ये रिपोर्ट एसआईटी के हवाले की जाएगी। वहीं एसआईटी ने कल मुतासरा तालिबा के साथ लॉ कॉलेज में इसके कमरे का सील तोड़कर शवाहिद को जमा किया था। मेरे पास सूचना थी कि एसआईटी की टीम आई है और उस हॉस्टल का जो सील कमरा था छात्रा का, उस कमरे को खोला है और उसी के अंदर रही है अभी अंत तक जाते समय तक। लेकिन क्या उसने किया है, किससे पूछताछ की है, ये मुझे नहीं पता है क्योंकि हॉस्टल के कमरे में ही पूछताछ हुई। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 11-12 बजे भी टीम आ गई थी शायद, और अभी लगभग आधा पौन घंटा पहले गई है। वाज़ेह है कि स्वामी चिन्मयानंद पर इस्मतदरी का इल्जाम लगाने के बाद मुतासरा अचानक गायब हो गई थी। बाद में पुलिस ने उसे राजस्थान से बरामद किया था और सुप्रीम कोर्ट में हाजिर किया गया था। गौरतलब है कि 23 अगस्त को मुतासरा ने एक वीडियो के जरिए स्वामी चिन्मयानंद पर संगीन इल्जाम आयद किए थे और कहा था कि स्वामी ने कई लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद की हैं। मुतासरा ने कहा था कि चिन्मयानंद कहता है कि कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास सारे सबूत हैं, मेरी गुजारिश है कि आप मुझे इंसाफ दिलाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। मथुरा में वेटरनरी यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में वज़ीर आज़म मोदी ने एक बयान दिया जिस पर सियासत गर्मा गई है। वज़ीर आज़म के मुताबिक कुछ लोगों के कानों में ओम और गाय ये अल्फाज पढ़ते ही उनके बाल खड़े हो जाते हैं। वज़ीर आज़म के इस बयान को असल मुद्दों से ध्यान भटकाने वाला और 3 रियासतों में होने वाले असेंबली इंतखाबात की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। यूपी चुनाव में कब्रिस्तान और श्मशान, अब ओम और गाय। लोगों के कान पर अगर ओम शब्द पड़ता है तो उनके बाल खड़े हो जाते हैं। गाय शब्द पड़ता है तो उनके बाल खड़े हो जाते हैं। क्या 3 रियासतों के इंतखाबात की पीएम ने तैयारी शुरू कर दी है? गांव का परिवार चल सकता है क्या? करंट लग जाता है कुछ लोग। वज़ीर आज़म ये बयान बीजेपी के अवामी इजलास में नहीं बल्कि मथुरा में एक वेटरनरी यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में दे रहे हैं। हाँ, ये और बात है कि वज़ीर आज़म सियासी बयानबाजी के लिए किसी भी स्टेज का इस्तेमाल करने के माहिर तस्लीम किए जाते हैं। अभी तक तो किसी भी गैर सरकारी या सरकारी इवेंट में कांग्रेस और गांधी खानदान की तनकीद वज़ीर आज़म के एजेंडे में शामिल रहा है, लेकिन ऐसा पहली मर्तबा हुआ है कि वज़ीर आज़म ने किसी यूनिवर्सिटी की तकरीब में किसी मखसूस तबके को अपने बयान से निशाना बनाया है। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है, कुछ लोगों के कान पर
अगर ओम शब्द पड़ता है तो उनके बाल खड़े हो जाते, गाय शब्द पड़ता है तो उनके बाल खड़े हो जाते हैं। उनको लगता है देश 16वीं 17वीं शताब्दी में चला गया। ऐसा ज्ञान देश को बर्बाद करने वालों ने बर्बाद करने में कुछ नहीं छोड़ा है। और इसलिए हमारे भारत के ग्रामीण जीवन की अर्थव्यवस्था में पशुधन बहुत मूल्यवान बात है। मुल्क गिरती मईशत की मार झेल रहा है और महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा में असेंबली चुनाव हैं। कई महाज पर अपोजिशन मरकज की नाकामियां गिनवा रहा है। तो क्या यही वजह है कि ऐसे इश्यूज से आवाम का ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है? कम से कम एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी का तो यही मानना है। महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में जो असेंबली के इलेक्शन है उसको सामने रखकर उन्होंने इस तरह की बात कही है। प्रधानमंत्री सिर्फ एक ही मजहब की बात करते हैं, ये बड़ी तकलीफदेह बात है, ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि प्रधानमंत्री ने संविधान पर ओथ लिया है। हम उम्मीद कर रहे थे कि प्रधानमंत्री हर मजहब की बात करेंगे। जब से आप प्रधानमंत्री बने, गाय के नाम पर कितने मॉब लिंचिंग हुए बताइए आप। यकीनन आपने 3 या 4 मरतबा कहा कि मुझे बड़ी तकलीफ होती है, आपने यहाँ तक भी कहा कि मुझे मार दो, मगर इसका असर इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आपकी सरकार और आपकी स्टेट की सरकारें मजलूम से इंसाफ करने के बजाय आप लोग जालिम का साथ दे रहे हैं। मुद्दे पे बात नहीं करो, बड़े प्रभावशाली तौर तरीके से मुद्दे को डाइवर्ट कर दो। हमारे प्रखर और बड़े ज़बरदस्त वक्ता माननीय प्रधानमंत्री कभी गाय की बात करते हैं, कभी ओम की बात करते हैं, लेकिन कभी भी इतने महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्रों की बात नहीं करते, इतने महत्वपूर्ण दुर्भाग्यवश हों या अच्छे हों आंकड़ों की बात नहीं करते। अब जबकि वजीर आजम सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करते हैं, तो इस तरह की बयानबाजी को वजीर आजम की सियासी मजबूरी नहीं तो और क्या कहा जाए? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। अर्थव्यवस्था चल सकती है क्या? अयोध्या राम मंदिर बाबरी मस्जिद अराजी तनाज़ा मामले में सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील राजीव धवन की जानिब से निर्मोही अखाड़े के मुकदमे की मुखालफत करते हुए कहा कि सेवादार के अलावा दीगर मुतल्लका चीज़ों पर उनका दावा नहीं हो सकता क्योंकि वो उनके मालिक नहीं हैं, वो सिर्फ सेवादार हैं। ट्रस्टी और सेवादार में बहुत फ़र्क होता है। सुप्रीम कोर्ट में मामले के 21वें दिन की समाअत में और क्या कुछ हुआ, तफसीली जानकारी दी हमारे दिल्ली नुमाइंदे सुशील पांडे ने। राम जन्मभूमि विवाद मामले में 21वें दिन आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से राजीव धवन ने दलीलों की शुरुआत की। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने निर्मोही अखाड़ा और रामलला विराजमान के उन तमाम दलीलों का विरोध किया जिसमें उन्होंने कहा कि विवादित स्थल पर उनका मालिकाना हक बनता है। राजीव धवन की तरफ से कोर्ट में यह कहा गया कि 22 और 23 दिसंबर की रात को विवादित स्थल में जो मूर्ति स्थापित की गई थी उसके बाद 1950 में मजिस्ट्रेट का जो ऑर्डर आया था, जिस ऑर्डर में कहा गया था कि फाइनल ऑर्डर नहीं आने तक यथास्थिति बरकरार रहेगी, वो एक गलत आदेश था और एक गलत आदेश लगातार जारी रहे ऐसा पालन नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि एक गलत आदेश को हम सही नहीं मान सकते। सवाल यह है कि अगर 1949 से पहले इन तमाम लोगों का कोई भी हक, मालिकाना हक वहां बनता है तो उसका सबूत उन्हें दिखाना पड़ेगा। यानी कि राजीव धवन की तरफ से यह साफ कहा गया कि विवादित स्थल पर 22-23 दिसंबर की रात से पहले इन तमाम पक्षकारों को सुप्रीम कोर्ट को यह बताना होगा कि उनका मालिकाना हक कैसे वहां बनता है। हालांकि मजिस्ट्रेट ने जो ऑर्डर दिया वो एक गलत आदेश था और उस गलत आदेश को लेकर आज राजीव धवन लगातार सुप्रीम कोर्ट के उन पुराने फैसलों का हवाला देते रहे, सुप्रीम कोर्ट को वो समझाने की कोशिश करते रहे कि एक गलत आदेश जारी करना उनके मालिकाना हक को उनसे नहीं छीन सकता। यानी कि राजीव धवन ने आज फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट को बताया कि विवादित स्थल मुसलमानों की तरफ से जो जमीन है वो उन्हीं का है और वहां पर मस्जिद
था। बड़ा सवाल अब इस मामले में यह भी होगा कि अब मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से जब कल राजीव धवन अपनी बहस जारी रखेंगे तो वो सुप्रीम कोर्ट को क्या इस पूरे मामले में मजिस्ट्रेट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट के पटल पर रखेंगे, उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल वहीं का वहीं है कि निर्मोही अखाड़ा और रामलला विराजमान जिस तरह विवादित स्थल पर अपने मालिकाना हक को बताता रहा है, उसी में अब मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से राजीव धवन बार बार इसका विरोध करके सुप्रीम कोर्ट को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर मस्जिद का अस्तित्व था। कैमरामैन अनिल के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। इलाहाबाद में घरेलू हवाई सर्विस शुरू होने के बाद यहां से बराह रास्त हज की सर्विस शुरू होने की उम्मीदें अब काफी बढ़ गई हैं। अक़लियती उमूर के मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि आज़मीन हज की बढ़ती हुई तादाद को देखते हुए जल्द ही इलाहाबाद से हज सर्विस शुरू करने पर गौर किया जा रहा है। पेश रिपोर्ट। हज कमेटी की तरफ से इलाहाबाद के आज़मीन के लिए 865 का कोटा मुकर्रर है और इस साल ये तादाद बढ़कर 1000 होने की उम्मीद है। अक़लियती उमूर के मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि आने वाले दिनों में आज़मीन हज की तादाद इंडोनेशिया के आज़मीन हज से तजावुज़ कर जाएगी। जहाँ तक सवाल है एम्बार्केशन पॉइंट का या जो हवाई अड्डों से अन्य जाने की स्थिति है, तो कौन कितने लोग यहाँ से अप्लाई करते हैं, क्या उसका रेशियो होता है, उसके बाद जो अधिकारी हैं उसका अध्ययन करेंगे। देखिए, हमारे यहाँ 21 एम्बार्केशन पॉइंट हैं जहाँ से लोग हज पर जाते हैं। लगभग 2 लाख हज यात्री इस बार जो आज़ादी के बाद से अब तक का रिकॉर्ड है वो हज यात्रा पर गए थे। इस बार उम्मीद है कि और संख्या बढ़ेगी और ये जो 2 लाख संख्या है वो दुनिया के किसी भी देश से ज़्यादा है। केवल एक इंडोनेशिया ऐसा है जिसके करीब 8-9 हज़ार हमसे ज़्यादा जाते हैं। गरचे इलाहाबाद का हवाई अड्डा काफी पुराना है, ताहम हिंदुस्तान में पहली हवाई सर्विस इलाहाबाद से ही शुरू हुई थी। यहाँ का हवाई अड्डा फौजी मकासद के लिए इस्तेमाल होता रहा है। गुज़िश्ता 25 मई को इलाहाबाद से कई शहरों के लिए बराह रास्त हवाई सर्विस की शुरुआत की गई। इलाहाबाद के आज़मीन इस वक्त लखनऊ या फिर बनारस हवाई अड्डे से हज के लिए रवाना होते हैं। आज़मीन हज की खिदमत से वाबस्ता अफराद का कहना है कि इलाहाबाद से हवाई सर्विस शुरू होने से मकामी लोगों का एक देरीना मुतालबा पूरा हो जाएगा। मैंने भी उनसे गुजारिश की थी कि भाई के जो हाजी लोग जाते हैं वो वहाँ जाकर पवित्र स्थल मक्का मदीना जाते हैं, वहाँ आपके लिए सब धर्म के लिए दुआ होती है, हिंदुस्तान के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए। तो उन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया। मैं अपनी तरफ से एक बार फिर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को कि हज तुमने किया, यकीनन हज जब करते हैं लोग तो आत्मा रूह को शांति मिलती है, पवित्र होता है। ज़िंदगी में हर मुसलमान अगर इस्लाम को मानता है तो इस्लाम का एक बहुत बड़ा अलमिया है कि उसको हज करना ज़रूरी है, ये वाजिब होता है। इसलिए जो 100-200 किलोमीटर के लोग लखनऊ बनारस जाते थे उनके लिए खुशी की बात है कि उनका पैसा बचेगा। पैसा जो है हमारे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इलाहाबाद को मिलेगा, वो उससे हमारा हिंदुस्तान, हमारा इलाहाबाद और उत्तर प्रदेश तरक्की करेगा। ज़राए के मुताबिक इलाहाबाद में हज टर्मिनल बनाने के मंसूबे पर काम शुरू हो गया है। इलाहाबाद में हज टर्मिनल बनने से न सिर्फ मकामी आज़मीन हज को काफी सहूलतें हो जाएंगी बल्कि आसपास के आज़मीन हज भी रास्त हवाई सर्विस से फायदा उठा सकेंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। नई नस्ल अपने मुस्तकबिल के बारे में क्या सोच रही है, इसके मसाइल व मुतालबात क्या हैं? क्या आज की सियासत व क़यादत नई नस्ल की तवक्कुआत पूरी कर पा रही है? ये अहम सवालात हैं। हालांकि मसाइल सबके यकसां हैं, लेकिन अगर बात अक़लियती तबके से ताल्लुक़ रखने वाली नई नस्ल के हवाले से की जाए तो दरपेश मसले कुछ ज़्यादा संगीन व पेचीदा नज़र आते हैं। आइए रुख करते हैं लखनऊ का और देखते हैं तारक कमर की एक खास रिपोर्ट। कहा तो ये गया था कि हर हाथ को काम मिलेगा, हर घर में तरक्की की रोशनी पहुंचेगी, किसान भूखा नहीं मरेगा, बदउन्वान अमीरों का पैसा गरीबों में तकसीम हो जाएगा, फैक्ट्रियां लगाई जाएंगी, नौकरियां मिलेंगी, हर चेहरे पे जिंदगी और खुशहाली के खूबसूरत रंग बिखरे नजर आएंगे। लेकिन सियासत में जो कहा जाता है शायद किया कभी नहीं जाता। नई नस्ल के लोग तो इस एहसास में मुब्तला है कि जो कुछ अरबाब सियासत कह रहे थे
उससे उल्टा ही हो रहा है। इन्होंने जब सरकार बन रही थी तो नौजवानों को इन्होंने एक वादा ये किया था कि हम रोज़गार देंगे। रोज़गार देने के बजाय और जो है ये रोज़गार छीन रहे हैं लोगों के। ये छात्रों के छात्र जो निकल रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी से जो पढ़ के निकल रहे हैं, ये छात्र के करियर को बर्बाद कर रहे हैं। होगा, लोग पढ़ेंगे, लिखेंगे, IAS PCS बनेंगे, लेकिन ये जो सरकार है ये चाहती ही नहीं है कि जो है कोई आदमी आगे बढ़े। शुरू से हिंदू मुस्लिम करके सरकार बनाई है और हिंदू समाज को बेवकूफ़ बनाया है। सब कुछ छीन लिया, नोटबंदी करा के, GST करा के, और अब इतनी मद्दी छा गई है सब। और देखिए कि कितने लोग नौकरी से निकाल दिए गए। कोई कारोबार सब चौपट चल रहे हैं, नौकरी पर निकाले जा रहे हैं। जितनी तरफ आप जाएं प्राइवेट कंपनियां बंद हो रही हैं। हम सिर्फ हाशिए पे, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदू भाई भी हाशिए पर। और मैं अपने भाइयों से कहना चाहूँगा कि दिवाली मुसलमान मनाता था, ईद हिंदू मनाता था। आज तफरका बीजेपी ने RSS के जरिए फैला दिया है। ये हिंदू भाई मेरे खुद परेशान हो जाएंगे। इनको क्या मिल रहा है? आप देखिए, अगर हम 10 बेरोजगार हैं तो वो 100 हैं। ये नजरिया बड़े पैमाने पर सामने आया है कि अब लोगों को हिंदू मुस्लिम के नाम पर मंदिर, मस्जिद और फसादात की नहीं बल्कि तरक्की और विकास की जरूरत है, जो कि अभी तक नहीं किया गया है। कि ये 20% मुसलमानों को बर्बाद करने का सपना दिखा करके इन्होंने 80% हिंदुओं को बर्बाद करने की कगार पे नहीं पहुंचा दिया है। मैं समझ रहा हूँ बर्बाद कर दिया है। यानी राम जाने कि देश कहाँ जा रहा है और क्या होगा इस देश का, ये राम ही जाने। हिंदुज़्म का एक जो प्रोपेगेंडा किया है कि साहब कुछ भी हो जाए, देश की इकोनॉमी की तबाह बर्बाद हो जाए, मुल्क के अंदर बेरोज़गारी चरम सीमा पर आ जाए, या कितना ख़तरनाक काम देश के लिए हो जाए, मगर ये देशभक्ति का नाम, पाकिस्तान का नाम, हर जगह पे हिंदुत्व का नाम, हर जगह पे बाबरी मस्जिद की जगह पे राम मंदिर बनाने का नाम, ये करके ये हिंदुओं को ये सिर्फ पोलराइज करने का काम कर रहे हैं। लोग अरबाब इख्तिदार से भी नाराज हैं और मीडिया से भी खासे बरहम हैं। शिकायत यही है कि सरकार को जो करना चाहिए वो नहीं कर रही और मीडिया को जो दिखाना चाहिए वो दिखाया नहीं जा रहा है। बढ़ती बेरोजगारी से लोग सबसे ज्यादा परेशान नजर आते हैं। उनकी एक ही ख्वाहिश है कि अब सियासत का रुख बदलना चाहिए, वरना आने वाला वक्त किसी एक मखसूस मजहब, एक मखसूस तबके के लोगों के लिए नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए जवाल का पैगाम लेकर आएगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए लखनऊ से तारिक कमर की रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस महीने के आखिर में कानपुर का दौरा कर सकते हैं, जिसके लिए इंतजामिया तैयारियों में जुट गया है। वहीं कानपुर के दानिशवरों का मानना है कि कानपुर एक तिजारती शहर है और हालिया दिनों से इसकी शिनाख्त खत्म हो रही है, क्योंकि यहाँ चमड़ा टेंडरों की गंगा को आलूदा करने के इल्जाम में बंद कर दिया गया है, जिसके बाद नया टेंडरी प्लांट तैयार किया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि जब वज़ीर-ए-आज़म यहाँ गंगा का जायजा लेंगे तो वो जाजमो में ज़ेरे तामीर ट्रीटमेंट प्लांट भी जाएंगे। बंद होने की वजह से कम 10,000 एम्प्लॉय जो है बेकार हो चुका है। टेंडरीज से, उसके एम्प्लॉयज से लगाव होता, उस कारोबार से लगाव होता तो ये अब तक जाने क्या से क्या हो चुका होता। 25,000 करोड़ रुपए का कारोबार कानपुर की धरती से चर्म उद्योग से होता है और कई 100 साल पुराना ये उद्योग है। चमड़ा व्यापारी पूरी तरह से टूटा हुआ है, परेशान है। उससे जुड़े हुए हजारों मजदूर, ये मान के चलिए कि कानपुर का 10% मजदूर इस उद्योग से यहाँ जुड़ा हुआ था। अलीगढ़ के धर्म समाज डिग्री कॉलेज में बुर्का और टोपी पर पाबंदी आयद करने के लिए आज हिंदूवादी तलबा ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए कॉलेज इंतजामिया को एक अर्जदाश्त पेश की, जिसमें कहा गया कि कॉलेज कैंपस के अंदर कुछ तलबा व तालिबात सोची समझी साजिश के तहत टोपी और बुर्का पहन रहे हैं, जिससे दीगर तलबा व तालिबात में मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं, जिससे अलहदगी पसंद और नाबराबरी का माहौल पैदा किया जा रहा है। आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत के पैदाइश पर आज अलीगढ़ में मुस्लिम यूथ एसोसिएशन की जानिब से दुआया जलसे का एहतमाम किया गया। मुस्लिम यूथ एसोसिएशन के जिम्मेदारान ने शहर के मारूफ दरगाह बाबा बर्ची बहादुर पर चादर पोशी करके मोहन भागवत की दराजी उम्र की दुआ की। और रुख करेंगे बिहार की खबरों का नजर हेडलाइंस पर।
बिहार में चेहरों पर सियासत के बीच सुशील मोदी के ट्वीट से बीजेपी का किनारा। डिप्टी सीएम ने नीतीश को बताया बिहार एनडीए का कप्तान। नए मोटर व्हीकल एक्ट पर मरकजी वजीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी ने दिया राहत भरा बयान। कहा रियासती हुकूमतें चाहे तो जुर्माने को कर सकती हैं कम। ट्रैफिक कानून तोड़ने पर नहीं बख्शे जाएंगे पुलिस एहलकार। लगेगा दुगना जुर्माना, तनख्वाह से कटेगी जुर्माने की रकम। एनआरसी पर बिहार में सियासत तेज। बीजेपी ने गैर कानूनी तौर पर मुकीम बांग्लादेशियों को निकालने की उठाई मांग। जेडीयू ने बिहार में किसी गैर कानूनी बाशिंदे की मौजूदगी से किया इनकार। शेल्टर होम मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान। मुतासरा लड़कियों को सौंपने को लेकर हिदायत जारी करेगी अदालत। बिहार हुकूमत से कल तक मांगा जवाब। बिहार में मुसलमानों की पसमानदा बिरादरियों की हालत नागुफ्तबे है। हुकूमत की स्कीमों से जहां इस तबके को कोई फायदा हासिल नहीं हो पाता है, वहीं उन्हें कौमी धारे में शामिल करने के ताल्लुक से कोई खास पहल नहीं की जा सकी है। अक़लियती कमीशन ने ऐसे कमजोर और आखिरी पायदान पर खड़ी मुस्लिम आबादी को तालीमी, समाजी और इक़्तिसादी एतबार से मजबूत बनाने की हुकूमत से सिफारिश की है। बिहार में मुसलमानों की आबादी 17% है। इस आबादी का बड़ा हिस्सा तालीमी, समाजी और इक़्तिसादी एतबार से बिल्कुल हाशिए पर है और इसमें पसमानदा गरीब मुसलमानों की हालत सबसे ज्यादा खराब है। अक़लियती कमीशन के मुताबिक गरीबी और नाख्वानगी के सबब पसमानदा मुसलमान हुकूमत की स्कीमों से फायदा नहीं उठा पाते हैं। कमीशन ने ऐसे लोगों की फलाह बहबूद के लिए अलग से स्कीम चलाने की हुकूमत से अपील की है। जो सरकार ने माइनॉरिटीज़ के लिए जितनी स्कीमें लागू की हैं वो नीचे सतह तक हर एक को फ़ायदा उसका मिले, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन का लेवल है वो थोड़ा कमज़ोर है, वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है। तो हम लोगों ने सरकार को सजेशन दिया है कि बहुत से जो पिछड़ी जातियाँ हैं तो उन लोगों के लिए था कि भाई सरकार को स्कीम करना चाहिए जो इन लोगों का अपलिफ्टमेंट हो। कमीशन का मानना है कि अक़लियतों के नाम पर चलने वाली स्कीमों का निफाज काफी मुश्किल से होता है। अगर पसमानदा तबके को कौमी धारे में शामिल करने के नाम पर बिहार हुकूमत मंसूबा बनाती है तो इस समाज को काफी फायदा हो सकता है। उधर अक़लियती कमीशन की इस अपील की इमारत शरिया बिहार ने सताइश की है। साथ ही हुकूमत से मुतालबा किया है कि दलित मुसलमानों की फलाह बहबूद के सिलसिले में हुकूमत को संजीदा पहल करनी चाहिए। इनके लिए वो सहूलतें नहीं हैं जो उस तबके के लिए है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए। इसलिए माइनॉरिटी कमीशन ने अगर पहल की है तो ये बहुत सही किया है और इसको वो तमाम सहूलतें देनी चाहिए, चाहे आप रिज़र्वेशन की कैटेगरी में दीजिए या बगैर रिज़र्वेशन के दीजिए, लेकिन वो जातियाँ तो मुस्तहक़ हैं। पिछले 70 वर्षों में उनकी हालत में तो सुधार आया नहीं। इमारत शरिया के मुताबिक हुकूमत की मदद के बगैर समाज के बड़े तबके की फलाह मुमकिन नहीं। अक़लियती कमीशन ने दावा किया कि नीतीश हुकूमत इस ताल्लुक से मुनासिब कार्रवाई करेगी। कमीशन के चेयरमैन का कहना यही है कि मुसलमानों की कई जात और बिरादरियां आज भी बेहद गरीबी और मुफलिसी में अपने दिन काटने पर मजबूर हैं, जिनकी फलाह के नाम पर किसी तरह की कभी कोई कोशिश नहीं की गई। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट। चेहरे पर सियासत के बीच बीजेपी लीडर और नायब वज़ीर आला सुशील मोदी ने आज ट्वीट किया। सुशील मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा था कि 2020 के असेंबली इंतखाबात में एनडीए नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ेगी और एनडीए के कप्तान नीतीश कुमार ही होंगे। जब कप्तान चौका छक्का मार रहा हो तो क़यादत में तब्दीली का सवाल कहां है। हालांकि जब ट्वीट पे सवाल उठाया गया तो ट्वीट को हटा दिया गया। सवाल यह है कि क्या सुशील मोदी किसी के दबाव में हैं और एनडीए के अंदर क़यादत को लेकर हंगामा बरपा है।
चेहरे पर सियासत की वजह से जहां एक तरफ बीजेपी और जेडीयू में तलखी बढ़ गई है, तो इस बीच आरजेडी का एक बड़ा गिरोह नीतीश कुमार पर डोरे डालने में लगा हुआ है। यकीन मानिए, ये वो लीडर हैं जो कभी पानी पी पी कर नीतीश कुमार को कोसते थे, वही आज उन्हें लुभाने में जुटे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।